नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, आप में से काफी विद्यार्थी कह रहे थे सर जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें आरबीएससी और एनसीईआरटी इसमें से कौन से चैप्टर हैं जो हमें इनके लिए पढ़ना है फर्स्ट पेपर के लिए। तो आज इसी विषय में हम बात करने वाले हैं। शुरू से लास्ट तक वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। ये वीडियो 10-15 मिनट का भी बन सकता है, 30-35 मिनट का भी बन सकता है, उससे भी ज्यादा बन सकता है, लेकिन आपकी लाइफ का सवाल है, आपकी जिंदगी बन जाएगी पूरी किसी चीज को बहुत अच्छे से सुनना। तो ये सबसे पहली विशेषता होती है। तो पूरा वीडियो बहुत अच्छे से सुनिएगा क्योंकि यह आपके लिए बनाया गया है। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए मित्रों, इसमें जो फर्स्ट पेपर के अंदर आप जानते हैं कि आपका क्या है इसमें प्रारूप। यह फर्स्ट पेपर का प्रारूप है आपका। हिस्ट्री जो है उसमें से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और इसके बाद जो रीजनिंग, मैथ और हिंदी इंग्लिश वाला जो टॉपिक है उसमें से आपके आते हैं 20 क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश में से 4-4 और बाकी रीजनिंग मैथ वाले में से 12, तो 20 हो गए। करंट अफेयर के 10 हैं। फिर जनरल साइंस के 5, इंडियन पॉलिटी के 5, ज्योग्राफी और राजस्थान के 5, तो टोटल 15 क्वेश्चन। और मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है उसमें से 15 क्वेश्चन। तो इस तरह से 75 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर का पेपर है। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जनरल साइंस के बारे में, क्योंकि इसमें बिल्कुल साफ साफ आपके टॉपिक का नेम दे रखा है। जो 9th और 10th क्लास है उनमें से डायरेक्ट आपके टॉपिक उठाए हुए हैं। और जिन विद्यार्थियों को 9th-10th के अंदर ये टॉपिक हार्ड लगते हैं तो आप 6th 7th 8th की जो किताबें हैं, चाहे आरबीएससी की पहले चलती थी चाहे वो पढ़ें और चाहे एनसीईआरटी की पढ़ें, उनमें से आप उन टॉपिक को पढ़ सकते हैं अगर जिनको डायरेक्ट 9th और 10th मुश्किल लगे तो। बाकी टॉपिक डायरेक्ट आपका इनमें से उठाया गया है 9th और 10th में से। एनसीईआरटी, तो अब वो कौन कौन से टॉपिक है मैं आपको बता देता हूं। ये जनरल साइंस है, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे। लगभग 11-12 टॉपिक हैं साइंस के, वो आपके सिलेबस में है। सबसे पहला है एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला। ये तो अब वो बुक निकाल लेते हैं 9th वाली। तो आप इनको नोट करना चाहें तो आप इनको नोट भी कर लीजिएगा कि ये कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसका पेज है ये। सबसे पहला टॉपिक आपका था एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो पहला चैप्टर तो ये तीसरा अध्याय आपको पढ़ना है, परमाणु और अणु। इसके बाद में आपके जो 2-3 टॉपिक हैं वो जो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी है उस वाले हैं, वो हम उसमें देखेंगे। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक आपके जो सिलेबस में है 9th का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी बल और गति का नियम। तो अध्याय 9 डायरेक्ट फिर ये टॉपिक है आपके। इसके बाद में है वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। ये 11वां चैप्टर आपके सिलेबस में है। इसके बाद हम बात करते हैं टिश्यू। तो ये रहा टिश्यू, ऊतक, ये वाला आपको पढ़ना है। फिर ये कंट्रोल वाला वो तो 10th वाले में से हो गया। और बायोडाइवर्सिटी, तो यहां पर जीवों में विविधता, जैव विविधता, तो ये वाला 7वां चैप्टर ये है। और इसके अलावा 14 चैप्टर जो है प्राकृतिक संपदा। तो इस 9th क्लास की पुस्तक में से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं 9th में से, साइंस वाली में। अब हम आगे बात कर रहे हैं 10th की। तो अब आपके बाद में जो इस पुस्तक में से 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में से कौन सा है। एक तो पहला चैप्टर आपके सिलेबस में है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो एक तो ये पढ़ना है आपको फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद में आपके एक टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। ये वाला आपके सिलेबस में है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपके सिलेबस में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये हो गया 7वां चैप्टर, नियंत्रण और समन्वय, ये आप पढ़ेंगे। और उसके बाद है हेरिडिटी एंड इन इवोल्यूशन, तो ये आनुवांशिकता और जैव विकास वाला। फिर ये 9वां चैप्टर आपको पढ़ना है, ये वाला। इसके बाद में और फिर ये लास्ट वाला जो 16वां चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो ये आपके सिलेबस में है इसमें।
तो टॉपिक कौन कौन से हैं इसमें देख लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, 10th क्लास में कौन कौन सा टॉपिक एनसीईआरटी का आपको पढ़ना है। पहला है, इसके बाद फोर्थ वाला है कार्बन और उसके यौगिक, उसके बाद है नियंत्रण और समन्वय, फिर है आनुवांशिकता और जैव विकास, और फिर 4 चैप्टर तो ये हैं, और फिर जो 16वां चैप्टर था प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ये 5 चैप्टर आपको इसके पढ़ने हैं। तो ये आपका साइंस का क्लियर हो गया। अब मैं आपको पहले वो बता दूं, जो 6 से 10th में से आपको कुछ ऐसा नहीं पढ़ना होगा, जैसे मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, तो इसके लिए तो आपको जैसे जो राजस्थान सरकार की वेबसाइट है सबसे बेहतरीन जो है वो चीजें, तो आप वहां से या फिर मार्केट से कोई अच्छी गाइड, तो उसका सहायता से, वेबसाइट और प्लस गाइड की सहायता से आप इस टॉपिक को करेंगे। 6 से 12 तक की किताबों में ये चीजें कोई आपके लिए ऐसा नहीं है, तो इस पर हम आज बात नहीं करेंगे। एजुकेशन मैनेजमेंट वाला हो गया। और इसके बाद में देखिएगा जो ये है समसामयिक, तो समसामयिक वाला है, इसके लिए भी आपको डेली का न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, मंथली मैगजीन पढ़ते रहिए, और जब इसका एग्जाम हो तब वार्षिक अंक जो है वो उस वक्त जो भी इस तरह के कई जो है ये निकलती है मार्केट में किताबें, वो पढ़ लीजिएगा। तो इस वाले में भी आज बात नहीं होगी। और इसके बाद में हम बात करते हैं रीजनिंग मैथ वाला जो टॉपिक है। तो रीजनिंग मैथ के लिए चूंकि ये सब प्रैक्टिस का खेल है, तो आप किसी भी अच्छी पुस्तक से, जैसे आर.एस. अग्रवाल की आती है और भी कई किताबें आती है, तो रीजनिंग मैथ की कोई भी एक अच्छी पुस्तक मार्केट से लाके उसका अभ्यास कीजिएगा। और यूट्यूब पर इतने चैनल हैं बैंक और एसएससी वाले जो बहुत बेहतरीन मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो आपके कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है, उसको नाम लिखिए यूट्यूब पे, ढेरों आपके सामने वो आ जाएंगे। तो रीजनिंग मैथ वाला भी जो है, इस पर भी आज हम बात नहीं करेंगे। सामान्य हिंदी वाला जो पोर्शन है ये, इसके लिए 9th से 12वीं की जो पुस्तक आती है, जो राजस्थान बोर्ड में चलती है, हिंदी व्याकरण की 9 से 12, वो आती एक ही किताब है, वो आप पढ़िएगा। और ये किताब है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, कक्षा 9 से 12 की। तो इसके अंदर जो है वो टॉपिक आपको मिल जाएंगे इसमें। जैसे हिंदी के अंदर आपके पोर्शन कौन कौन सा है, इसमें टॉपिक हैं, तो जैसे संधि वाला टॉपिक है आपके सिलेबस में, और समास आपके है नहीं फर्स्ट ग्रेड में, उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक हो गया। इसके अलावा जैसे विलोम शब्द वाला है और अनेकार्थक शब्द वाला है, वो टॉपिक है आपके। और इसके अतिरिक्त जैसे शब्द युगम है, तो वो भी है इसमें। फिर ये शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, तो ये वाला हो जाएगा, शुद्धिकरण वाला टॉपिक जो है। और कुछ जो अंग्रेजी के वर्ड वाला जो है कि अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, तो जो टॉपिक, कोई देखिए सारे टॉपिक जरूर नहीं है कि इन किताबों में मिले, जो नहीं है तो चूंकि एक अतिरिक्त गाइड की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें कोई टॉपिक चूंकि इन किताबों में नहीं होता है, तो आप उसको सहायता के लिए देख पाओ। तो इक्के दुक्के टॉपिक इनमें नहीं है तो आप उससे देख सकते हैं। इसके बाद जनरल इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप जो भी गाइड लो, उस गाइड के अंदर आपको ये चीजें जो है वो एक साथ मिल जाएगी, और इनमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा माथापच्ची वाला काम नहीं है। वो फिक्स से क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी इजी टॉपिक हैं ये। जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ी उनको ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड नहीं है। तो आप किसी भी गाइड से, जो आपके मैटर गाइड में दिया होगा, आप उतना पढ़ लीजिएगा। 30-35 पेज भी आप पढ़ लेते हैं, उसमें इतने आते हैं, लगभग इतने 30-35, तो आपके लिए सफिशियंट है वो। इसके लिए कोई आरबीसी एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो आपके बचे हैं, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान और हिस्ट्री। तो अब मैं आपको डायरेक्ट 6 से 12 तक की जो किताबें हैं, मैं डायरेक्ट वहां लेके जा रहा हूं, और अब हम डायरेक्ट उसी में से बात करेंगे। तो ये 6 क्लास की आरबीएससी वाली पुस्तक थी, पहले वाली। तो इसमें ये 6 में से ये कोई चैप्टर आपको इसमें नहीं पढ़ना है। और फिर आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहां भी ये वाले जो पोर्शन है, ये आपको पढ़ने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये सरकार लोकतंत्र आप यहां पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो 11th 12th वाली जो किताब बताऊंगा उसमें हो जाएगा। इसको यहां आप छोड़ दीजिए, कोई जरूर नहीं है यहां पे पढ़ना इसको। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इतिहास वाला। तो इसमें चूंकि मौर्य और गुप्तकालीन भारत,
तो इस चैप्टर को आप थोड़ी सी बेसिक जानकारी के लिए अपना पढ़ सकते हैं मौर्य और गुप्त काल के संबंध में। लेकिन जो आपके सिलेबस है, सबसे पहली लाइन जो है कि डेवलपमेंट ऑफ आर्ट साइंस एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्य एंड गुप्त पीरियड, गुप्त और मौर्य काल के अंदर कला, साहित्य और विज्ञान का जो विकास हुआ वो, तो हकीकत यह है कि 6 से लेकर के 12th क्लास तक की जो पुस्तकें हैं, मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मौर्य और गुप्त काल में जो कला, साहित्य और विज्ञान वाला जो टॉपिक है, सबसे पहला, तो इसमें कंप्लीट जो बहुत बेहतरीन तरीके से कोई चीज दी हुई हो, वो 6 से 12th की एक भी पुस्तक वो नहीं है जिसमें ये चीज हो। आपको मौर्य काल भी अच्छा खूब दे रखा है इन किताबों में, गुप्त काल भी दे रखा है, लेकिन आपके सिलेबस में कला, साहित्य और केवल विज्ञान पूछ रहा है। वो राजा महाराजाओं के बारे में नहीं पूछ रहा, किस राजा ने क्या किया, कौन सा युद्ध हुआ, या उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसके बारे में नहीं पूछ रहा है आपसे। वो आपसे केवल कला, साहित्य और विज्ञान पूछ रहे हैं। तो ये आपको 6 से 12th की किसी भी पुस्तक के अंदर कंप्लीट चीज ये नहीं मिलेगी। मुझे तो नहीं दिखा, सारी किताबें मैंने एनसीईआरटी की और आरबीएससी की सब किताबें देखी हुई है। हाँ, बाकी जानकारी सारी है, लेकिन ये जो आपका सिलेबस वाला पोर्शन है ये इन किताबों में नहीं है, कोई इक्के दुक्के ही फैक्ट हैं। तो इसके लिए पहला पोर्शन जो होगा, आपको किसी ना किसी ऑथेंटिक मार्केट से एक अच्छी खासी ऑथेंटिक पुस्तक, उसके अंदर से ये चीज आपको टॉपिक निकालना पड़ेगा। ये आपको इन किताबों में नहीं मिलेगा। इक्के दुक्के फैक्ट मिल जाएंगे, लेकिन बाकी चीजें आपको ढंग से नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां कहूंगा कि ये वाला जो चैप्टर है मौर्य और गुप्तकालीन भारत, इसको आप 6 क्लास की पुस्तक में से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे काफी पढ़ना है, लेकिन एक बार इसको जरूर पढ़िएगा। 6 क्लास में से ये वाला एक चैप्टर है 19वां। फिर 7th क्लास की जो आरबीएससी की पुस्तक थी, उसमें आपको ये कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये इसमें कुछ भी आपको ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप ये पढ़िएगा। एक ये राज्य सरकार वाला जो है, ये आप पॉइंट जो है इसको पढ़ सकते हैं यहां से। बाकी इसमें एक ये जो 15वां है वृहत्तर भारत, बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7वीं क्लास की पुस्तक जो है आरबीएससी की, उसका है ये वृहत्तर भारत। तो ये आप जरूर देखिएगा। और इसके बाद में जो राजस्थान के राजवंश और मुगल हैं, तो उसमें जैसे महाराणा प्रताप वाला टॉपिक है, तो वो पर्टिकुलर वो पढ़ना पड़ेगा आपको, वो आगे भी आ जाएगा। और बाकी राजस्थान का दिल्ली के सुल्तानों के साथ संबंध जो है, वो इस तरह के क्वेश्चन आपका नहीं है। सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए ऐसा कोई इनमें से महत्वपूर्ण ये नहीं है। अगर आप इनको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा काम आपका। यहां ये देखिएगा, भक्ति और सूफी आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, 20वां, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसमें से 15वां चैप्टर हो गया, ये 12वां राज्य सरकार हो गया। और इसके बाद मैंने आपको बताया है जो 20वां चैप्टर है भक्ति और सूफी आंदोलन, और इसके साथ ही जो कला और स्थापत्य वाला चैप्टर है, ये भी आप इसमें जरूर पढ़िएगा। उसके बाद में जो 8वीं क्लास की आरबीएससी की पुस्तक है, तो उसमें ये राजस्थान के बारे में है, और ये सारा आपको पढ़ना है 8th क्लास की पुस्तक में से। और आपने सब पढ़ लिया होगा, मैंने सारा पढ़ाया था, तो मुझे आशा है कि आपने पढ़ा होगा उस समय। तो ये सब चैप्टर आपको पढ़ने हैं 8th वाले, जियोग्राफी वाले। और इसके बाद में हम बात करते हैं पॉलिटी वाले पोर्शन की। तो इसमें हमारा संविधान, मौलिक कर्तव्य, संघीय सरकार, और ये 12 से लेकर के 15 तक के जो चैप्टर हैं, इन चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई बड़े चैप्टर तो है नहीं, क्योंकि 8वीं क्लास तक कोई ऐसा था नहीं कि बहुत बड़े चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो ये 4 चैप्टर हैं। और इसके बाद में हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। बात करें तो इसमें जो इतिहास वाला पोर्शन है, इसमें ये मुगल साम्राज्य का पतन, और ये चूंकि आपके मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक क्या था, किसने क्या बनाया, वो चीजें आपसे वो नहीं पूछ रहे हैं। वो आपसे मुगल शासक के दौरान जो भाषा, साहित्य, कला, स्थापत्य, इनका जो विकास है उसके बारे में पूछेगा। आप इस चैप्टर को छोड़ दीजिए। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद 19वां चैप्टर जो है आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार, इसको पढ़ना है आपको, 19वें चैप्टर को। फिर उसके बाद जो 20वां चैप्टर है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। 21वें चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था।
कुछ से टॉपिक आपके डायरेक्ट, मान लो इसमें से टॉपिक आपके नहीं भी हो, लेकिन वो आपके बाकी टॉपिक को समझने में सहायता करेंगे। 22वां चैप्टर आपको पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये चैप्टर पढ़ने हैं। इसके बाद 9th क्लास की जो आरबीएससी की पुस्तक थी उसमें विश्व की प्राचीन सभ्यताएं नहीं पढ़ना है, विश्व के प्रमुख दार्शनिक चिंतन नहीं पढ़ना है, प्राचीन भारत और विश्व बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट, यह टॉपिक आपको पढ़ना है। सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण, यह वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। भारत में राष्ट्रीयता, यह टॉपिक आपको पढ़ना है छठा। तो आपको 3 चैप्टर पढ़ने इसमें, तीसरा, चौथा और छठा। बाकी ये आप छोड़ दीजिए, इसको आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत का संविधान, ये वाला टॉपिक जो है ये आपको पढ़ना जरूरी है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, भारत का संविधान। फिर नेक्स्ट जो भूगोल और अर्थशास्त्र वाला है, तो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, 12वां नहीं पढ़ना, 13वां नहीं पढ़ना। और 14वां चैप्टर जो है इसमें चूंकि राजस्थान के संदर्भ में है, तो इसमें जो केवल राजस्थान वाला टॉपिक है वो आप यहां से पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे इसमें जो भारत का है तो राजस्थान का भी है, तो आप राजस्थान वाला जो है केवल वो पढ़िएगा इस चैप्टर में 14 में से। और 15वें के अंदर भी जो केवल राजस्थान से संदर्भ वाला इस टॉपिक में आएगा, क्योंकि भारत का भी है राजस्थान का भी है, तो केवल राजस्थान वाला पढ़ना है। बाकी ये आगे वाले जो हैं ये कोई भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 9th होगी कंप्लीट। फिर उसके बाद में देखिए जो 10th क्लास की पुस्तक है, तो 10th क्लास की पुस्तक के अंदर ये बाकी जो चैप्टर हैं ये आपको ये नहीं पढ़ने हैं। इसमें केवल एक केंद्र सरकार वाला टॉपिक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ये कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष, तो यह वाला चैप्टर तीसरा आपको पढ़ना है। अब देखिए स्वर्णिम भारत और संघर्षकालीन भारत, तो दरअसल इनके अंदर जो मैटर है वो एक तरह से नोट्स के रूप में ही है। बाकी क्योंकि इनमें सारा वैसे पूरा तो है नहीं, इतना शॉर्ट के अंदर है, वो भी आपके डायरेक्ट सिलेबस से चीजें नहीं है, क्योंकि 11th जो 12वीं क्लास वाली पुस्तक है उसमें आपको हिस्ट्री का मैं भी बताऊंगा, वहां वो सब चीजें ये कवर हो जाएगी। इसमें इस पूरे चैप्टर के अंदर भी कोई इक्का दुक्का ही है, मतलब लगभग आधा पेज ही है जो गुप्तकालीन सांस्कृतिक से संबंधित है, क्योंकि मौर्य वाला भी इन्होंने दे नहीं रखा है उसमें ढंग से। जो पूरा जो आपके सिलेबस का टॉपिक है वो नहीं है उसमें। और बाकी कुछ गिने चुने इक्के दुक्के हैं, तो वो आपको 12वीं क्लास की जो भारत का इतिहास है उसमें कवर हो जाएगा। आप अगर पहला और दूसरा चैप्टर नहीं भी पढ़ते हैं यहां, तो इसमें एक जैसे महाराणा प्रताप वाला टॉपिक है, संघर्षकालीन भारत जो है इसके अंदर महाराणा प्रताप वाला टॉपिक है, वो आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। बाकी आप इनको छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 12वीं क्लास के अंदर यही चैप्टर आपको बताऊंगा जब पूरा थोड़ा इनसे बेहतर दिया हुआ है, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। केवल महाराणा प्रताप वाला टॉपिक इसमें से पढ़ लीजिएगा संघर्षकालीन भारत वाले में, बाकी और कोई इनमें कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो एक तो छठा है केंद्र सरकार वाला आपको पढ़ना है, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष वाला आपको पढ़ना है, और संघर्षकालीन भारत के अंदर आप एक महाराणा प्रताप वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसमें शिवाजी महाराज का भी है, वो भी आपके सिलेबस में है, शिवाजी का भी, तो वो भी आप देख सकते हैं टॉपिक, लेकिन वो ज्यादा बड़ा नहीं है और उतने से आपके बिल्कुल काम नहीं चलेगा। तो आप देख लेना एक बार, पढ़ने के लिए कोई बुराई नहीं है। और बाकी स्वर्णिम भारत तो आप छोड़ दीजिए, यहां आगे पूरा होगा वो। इसके अलावा अब देखिएगा जो 11वीं क्लास की जो इतिहास की पुस्तक है वो विश्व का इतिहास है आरबीएससी का, तो उसमें से आपको कोई चैप्टर देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब आरबीएससी और एनसीईआरटी की दोनों की बात करूंगा। 11वीं क्लास की मैं पहले आरबीएससी की किताब की बात कर रहा हूं, जो कि पहले आरबीएससी लगती थी आपके सामने, तो 11वीं वाली विश्व का इतिहास है। और एनसीईआरटी की भी जो 11वीं क्लास है वो भी विश्व का इतिहास ही उसमें दे रखा है, तो 11वीं आपको नहीं देखनी। अब 12वीं क्लास की जो आरबीएससी की पुस्तक है इसमें से क्या पढ़ना है तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये पहला चैप्टर जो है इसमें भारत का वैभवपूर्ण अतीत, तो ये वाला जो है इसमें आपको ये कुछ नहीं देखना है। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, इसमें मौर्य काल के अंदर भी जो जितना अच्छा होना चाहिए वो चीजें हैं नहीं, तो आप इसको भी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 6ठी से 12वीं की पुस्तक में जो आपका सिलेबस है मौर्य और गुप्त का, वो चीज आपके सिलेबस में इन्होंने नहीं दे रखी, इक्का दुक्का पॉइंट है।
ये गुप्त साम्राज्य के अंदर जो कला साहित्य विज्ञान वाला है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ये वेरी वेरी मोस्ट है। अभी मेरे पास जो है गीत बजना शुरू हो गए हैं, बड़े तेज तेज स्पीकर बज रहे हैं, क्योंकि दिवाली के बाद आप लोगों की शादियां वगैरह जो है वो शुरू होगी, तो बैंड बाजा बजेंगे। तो ये गणेश जी का चल रहा है गीत कि घर में पधारो गजानन जी। हो सकता है आपके पास थोड़ी आवाज आएगी, क्योंकि काफी तेज लाउड स्पीकर है, तो हो सकता है थोड़ी आवाज आए। तो अब आपका भी जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके भी बैंड बाजे बजेंगे खूब। तो इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है, इसमें कला साहित्य और विज्ञान, ये वाला आपको पढ़ना है। बाकी हर्षकालीन भारत, ये वाला नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। ये मुस्लिम आक्रमण में ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। मुगल आक्रमण के अंदर आपको एक महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है और शिवाजी के बारे में पढ़ना है। शिवाजी और जो पेशवा है, ये वाला टॉपिक आप इसमें देख लीजिएगा। हालांकि इसमें जो पेशवा वाला जो टॉपिक है डायरेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन शिवाजी आप पढ़ेंगे तो थोड़ा पेशवा जो है उनको भी देख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया क्लियर, मैंने आपको बता दिया। भारतीय इतिहास का ये पहला नहीं पढ़ना है। दूसरा जो है, इसमें कला साहित्य विज्ञान वाला टॉपिक केवल ये पढ़ना है आपको। इसके बाद में तीसरा नहीं है। चौथे के अंदर केवल महाराणा प्रताप और शिवाजी और पेशवा। इसके बाद 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और परिणाम, ये वाला पढ़ लीजिएगा। आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन, तो इसके अंदर आपको फिर ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, ये तीनों पढ़ने हैं और बहुत अच्छा दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन जो है, तो इसमें चूंकि हालांकि डायरेक्ट ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनसे जुड़े हुए जो नेता हैं वो सब आपके सिलेबस में इन्होंने दे रखा है, जो क्रांतिकारी हैं वो। इसलिए इस टॉपिक को इग्नोर मत कीजिएगा। यह आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन वाला जो है, इसमें आपको ये पढ़ना है, ये सब चीजें पढ़नी है। और इसके बाद ये राजनीतिक आंदोलन वाला है, तो चूंकि कुछ टॉपिक आपके डायरेक्ट वैसे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन जो बाकी टॉपिक हैं तो उनके लिए ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें 1885 से 1907 वाला जो है ये जरूर पढ़िएगा। इसके बाद में 1907 से 19 वाला जो पोर्शन है, अब ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में ऐसे टॉपिक, लेकिन इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपके सिलेबस में जरूर हैं, तो इसलिए वो चीजें आज सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और तीसरा वाला पार्ट है, ये तो पूरी तरह महात्मा गांधी जी का आपके सिलेबस में ही है पूरा, तो इस युग को तो गांधी युग कहते हैं। तो ये राजनीतिक आंदोलन वाला जो है ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देकर के पढ़ना है, देखिए ए और बै जो है, इसकी आप केवल एक बार भी रीडिंग लगा लेंगे अच्छे से तो सफिशिएंट है, लेकिन स पार्ट जो है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें जैसे आप कुछ टॉपिक छोड़ सकते हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध और भारत वाला टॉपिक है, विभाजन स्वतंत्रता वाला, समस्याएं वाला, ये छोड़ सकते हैं। ये जैसे प्रांतीय सरकारों का निर्माण है, ये चीजें छोड़ सकते हैं। लेकिन ये राजनीतिक वातावरण, ये पढ़ना है, सहयोग वाला पढ़ना है, 22 से 30 तक का घटनाक्रम पढ़ना है, सविनय अवज्ञा पढ़ना है, गोलमेज पढ़ना पड़ेगा। तो बाकी 35 वाला भी आप इसमें छोड़ सकते हैं, कोई आपके फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक ये वाला चीज आप पढ़ लीजिएगा इसमें, ये वाला, ये बहुत मोस्ट है। बाकी इनके पहले वालों की सिर्फ रीडिंग लगा लीजिए तो भी सफिशिएंट है। फिर ये जो राजस्थान वाला है ये भी आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 9th क्लास की जो पिछले वर्ष से नई किताब लगी है हमारा राजस्थान नाम से, 6 से 10 तक की, जिसमें केवल राजस्थान का है, वो सिर्फ राजस्थान की नई लगी है। तो उसमें 9th क्लास की पुस्तक जो अभी मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, पूरा आधुनिक राजस्थान आपका उससे तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा उसमें मैटर दे रखा है। तो एनसीईआरटी की मैं अब आपको बता रहा हूं, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो आपके कोई काम की नहीं है इसमें। 12वीं क्लास की जो पुस्तक है उसमें 3 भाग हैं। तो पहला जो भाग है ये वाला आपके इसमें काम का नहीं है, जो फर्स्ट पार्ट है। और भाग सेकंड जो है, इसमें आपको भक्ति और सूफी परंपराएं, ये वाला चैप्टर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप इसमें से ये चीज पढ़ सकते हो। ये 12वीं क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका सेकंड पार्ट है ये। और एक 12वीं की जो एनसीईआरटी है उसमें सेकंड पार्ट के अंदर ही जो हिस्ट्री वाली, इसमें एक मुगल साम्राज्य वाला जो है, इसमें भी कुछ अच्छा मैटर दे रखा है, वो आप पढ़ सकते हो। केवल मुगल साम्राज्य से संबंधित जो है कला साहित्य वाला, केवल वो। फिर इसके बाद में 12वीं की एनसीईआरटी का ही भाग थर्ड है। इसमें
एक तो ये है विद्रोही और राज, ये वाला 1857 वाला ये टॉपिक, और महात्मा गांधी जी वाला ये टॉपिक। तो ये दो टॉपिक जो हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। तो एक ये 9th क्लास में आरबीएससी की जो किताबें नई लगी थी हमारा राजस्थान नाम से लास्ट ईयर से, उसमें 9th क्लास की पुस्तक है जो अभी मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, वो वाली पुस्तक में चैप्टर पढ़ने हैं आपको। ये वाला पढ़ना है, क्रांतिकारी वाला जो है ये, हालांकि राजस्थान के क्रांति वाला, इसमें क्रांतिकारी के अंदर सारे आपके नहीं है, विजय सिंह पथिक है आपके सिलेबस में, और इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी जी हैं, इसके बाद में केसरी सिंह बारठ जी हैं, और केसरी सिंह बारठ के भाई हैं जोरावर सिंह जी बारठ। इसमें मुझे दिख नहीं रहा, तो केसरी सिंह बारठ जी के जो भाई हैं जोरावर सिंह बारठ, तो वो आपके सिलेबस में है, तो वो पढ़ने हैं। किसान आंदोलन पूरा पढ़ना है, जनजातियों के आंदोलन आपको पढ़ना है। प्रजामंडल वाला टॉपिक फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं है। अब जो 11वीं क्लास की राजनीति विज्ञान है, उस 11वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की जो आरबीएससी के अंदर किताब लगती है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो उसमें एक तो सरकार के अंग वाला जो है ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और फिर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन वाला है, तो इसमें आंदोलन के उद्भव के कारण, फिर ये जो नेता हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, फिर क्रांतिकारी हैं, ये सभी आपको इसमें पढ़ने हैं। बहुत अच्छा दे रखा है इसमें। और फिर ये नेक्स्ट असहयोग आंदोलन है, ये वाला चैप्टर है, ये दोनों भी आपको पढ़ने हैं। आप पढ़ना चाहो तो आपके सिलेबस में है ये टॉपिक। और उसके बाद जो 10वां है, सीधा 10वें पे आ जाओ। इस 10वें के अंदर ये जो सभी नाम हैं, इनमें जो भी आपके सिलेबस में ये लगभग हैं, तो ये सब भी आपको देखना है जो आपके सिलेबस में इसमें नाम है। तो बाकी तो ये दोस्तों जो 6 से 12 तक आप इनके लिए कौन कौन सी किताबों के चैप्टर जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं, तो उससे संबंधित ये वीडियो था। और देखिए ये चीजें बेसिक हैं, आपका अच्छा एक प्रारूप तैयार करती है आपको चीजें समझने के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताई ये पहला वाला जो टॉपिक है, और जैसे मान लीजिए ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है प्राचीन भारत में जो था, तो ये किताबें 11वीं 12वीं के अंदर आपको इसमें मेंशन नहीं की गई है। एजुकेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग है, तो डायरेक्ट ये चीजें मेंशन नहीं है, इसके अलावा आपको किसी ऑथेंटिक पुस्तक का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो मार्केट से कोई अच्छी ऑथेंटिक पुस्तक हो आप उसमें से ले सकते हैं। और बाकी जैसे ये पूरा फर्स्ट पेपर जो है, तो ऐप पे भी मैंने इसको बहुत न्यूनतम शुल्क के अंदर ये पूरा पेपर मैं पढ़ा रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे उसमें नोट्स हैं। जैसे ये देखिएगा, ये इस तरह से नोट्स, इतनी ऑथेंटिक किताबों से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। और चूंकि आपके राजाओं का पूरा राजवंश तो है नहीं, तो डायरेक्ट हमें इसमें आना है कि लोक कला के बारे में क्या क्या है, सारी चीजें आपको समझा रखा है। और 15 में से 12 क्वेश्चन है वो आपके वैसे भी जो इनमें से आ जाएगा। तो मैप के माध्यम से और इतने अच्छे ऑथेंटिक नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें सारा पूरी तरह एग्जाम अकॉर्डिंग। जैसे ये देखिए, जहां मैप से समझाने की जरूरत पड़ती है कि कैसे स्तंभ कैसे होते थे, क्या क्या इसमें किस किस चीजों के क्या क्या नाम होते थे, क्या यष्टि कहते थे, किसको क्या कहते थे, फलक क्या होता था, शीर्ष पर कौन से पशु की मूर्ति होती थी। तो ये मैप के माध्यम से जो भी है इस तरह से पूरा कोशिश है। तो अभी चल रहा है, और 15 में से 12 क्वेश्चन का तो मैं एक तरह से विश्वास दिला सकता हूं कि 15 में से 12 की संभावना है कि जो केवल मेरे नोट्स प्लस जो मैं वीडियो लेक्चर ले आऊंगा और कुछ टेस्ट पेपर, तो इनको आप कर लेंगे तो कब 15 से 12 नंबर, 15 से 12 क्वेश्चन आप खींच जाएंगे एग्जाम में। इतना गहराई से एक एक टॉपिक को पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, किस में से कहां कहां से पूछता है। तो आपकी इच्छा है मैनेजमेंट का भी उसमें लेके आऊंगा अभी मैं, तो आप देख सकते हैं। तो बाकी चीज मैं आपको फिर से मैं कह रहा हूं, क्योंकि कई विद्यार्थी मेरे से पूछ रहे थे सर इनमें से कौन सी किताबें पढ़े, या इसका मतलब वो विद्यार्थी बहुत ज्यादा जो सीरियस हैं इस एग्जाम के लिए, सिंसियर है। तो फिर से मैं आपको कहूंगा कि यह अवसर बार बार नहीं मिलता। 2018 वाला अवसर भी कितने विद्यार्थियों ने खोया है, वो उस समय जो थे वो जानते हैं कि उन्होंने क्या अवसर खो चुके हैं वो। तो जिंदगी सबको बार बार मौका नहीं देती है, आपको दोबारा तैयारी करने का मौका मिल रहा है तो इस मौके को भुनाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि ये जरूर नहीं है कि भविष्य में हर बार आपको आपकी जो जीवन की या घरेलू जो
परिस्थितियां है वो हमेशा सपोर्ट करे, ऐसा नहीं होता है। कई बार एक समय ऐसा आता है कि आप तैयारी करना चाहते हो, पूरी तरह डिवोट होकर, लेकिन आपकी परिस्थितियां अब इतनी विपरीत हो जाती है, चाहे घरेलू परिस्थितियां हो चाहे बाहरी परिस्थितियां हो, कि आप तैयारी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे। तो जीवन में ऐसा अवसर आए, ऐसे समय आए, उससे अच्छा यही है कि पहले अपना जिंदगी में दोबारा आप तैयारी करने का मौका मिल रहा है तो पूरी जी जान से तैयारी कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम, ये दोनों भर्तियां अब आ रही है। और मैं फिर से वही कहूंगा कि अवसर बार बार सबको नहीं मिलता है। हमेशा अपने शिक्षक की बात को माने। जो शिक्षक आपके लिए अच्छा चाहता है हमेशा से, पूरी तरह जो डिवोट हो अपने विद्यार्थियों के लिए, तो वो उसकी जो बात वो कहता है तो उसकी बात माना करो कि हाँ भाई ये हमें कह रहे हैं तो आज तक हमेशा हमें सही रास्ता ही बताया है। तो 2018 वाले के अंदर भी मैं जब वो शुरू हुई थी चीजें, मैंने उस टाइम भी सबको यही कहा था, आप तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो, ऐसा कोई चांस नहीं है एग्जाम स्थगित होने का। लेकिन विद्यार्थी बहे तो ऐसा बहे कि मेरे ही विरुद्ध हो गए। जो कि मैं रात दिन कैसे टेस्ट पेपर तैयार करता था, वो पहली बार चीज मेरे कोई मन पर लगी थी जिसने मुझे थोड़ा आघात पहुंचाया कि 95% विद्यार्थी जब आपकी इस चीज को लेकर के जो है वो विरुद्ध हो जाएं। टेस्ट पेपर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कभी खुद जिंदगी में बना के देखिएगा ऑथेंटिक किताबों से। एक बार कभी ऑथेंटिक पेपर एक बना के देखना, ऑथेंटिक पुस्तकों से एक पेपर भी कभी बना के देखना, आपको पता चल जाएगा कि पेपर बनाने में कितना जोर आता है। सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो पेपर बनाने में ही आती है। आपका दिमाग जो है वो पूरा उसमें लग जाता है। तो उसके लिए भी जब विद्यार्थी अपने टीचर को ही गलत बोलने लग जाएं कि अपने फायदे के लिए, व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हो, व्यूज के लिए टेस्ट पेपर ले रहे हो, तो फिर फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी से क्या इस तरह की हरकतों की आशा नहीं की जा सकती। फिर भी चलो खैर कोई बात नहीं, मुझे मेरा काम करना है। तो फिर से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जी जान से एग्जाम की तैयारी करो। परिस्थितियां जीवन में कभी कैसी भी बन सकती है, बाह्य परिस्थितियां भी ऐसी बन सकती है कि आप अपनी तैयारी से विमुख हो सकते हो। उस समय जो इंसान आपको हमेशा से सही रास्ता दिखाता आया है, तो उसकी बात को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि ऐसे इंसान के मुंह से गुमराह करने वाली बातें कभी नहीं निकलेगी, सीधी सपाट बात निकलेगी जो सही होगी, जो मानता है। और जिन्होंने माना, आपको यकीन भी नहीं होगा कि कितने विद्यार्थी बहुत अच्छी अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्ट हुए हैं 2018 वाले में, जो मुझसे जुड़े हुए थे, चाहे वो डायरेक्ट हो और चाहे यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए थे। तो इसलिए मैं फिर से यही कहूंगा, क्योंकि परिस्थितियां आगे कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कल को फिर से कोई चीज शुरू हो जाए और आपका ध्यान पूरी तरह से फिर भटक जाए तैयारी से। और जब एग्जाम होता है तो इस तरह की चीजें होती है। और अब आपको पछतावा, अब कई स्टूडेंट मुझे अभी भी वो मिलते हैं कि सर हमने उस टाइम बात मानी नहीं आपकी, मैं तैयारी बिल्कुल ही छोड़ दी थी हमने। तो अब क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने रीट का दिया है। ये स्थिति उनकी थी जो बहुत अच्छे से ढंग से तैयारी कर रहे थे, उनकी स्थिति थी क्योंकि बहुत सारे बर्बाद हो गए उसमें। अब रीट का एग्जाम दिया, रीट के अंदर भी खराब स्कोर रह रहा है, क्योंकि वो डिमोरलाइज इतना हो गए कि वो अब कितनी हवा भरोगे किसी में। एक बार भरे, दो बार भरे, चार बार भरे, जब अपना ही खुद ही नुकसान करे, अपने ही पांव काटे, तो उसको कौन बचा सकता है। तो अब फिर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पे आ गए कि सर अब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं वापस। तो अब जी जान से तैयारी करो और तैयारी करते टाइम बहरे बन जाना कि आपको कोई चीज, बाह्य चीज है वो प्रभावित नहीं कर पाए, तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी बनाना आपके हाथ है और बिगाड़ना आपके हाथ है। स्वयं स्वयं निर्माण करता हो आप अपने जीवन के। महात्मा बुद्ध ने कहा था ना कि आत्म दीपो भव, अपनी आत्मा के दीप स्वयं बनो। तो आज के वीडियो में इतना ही। और मुझे आशा है कि इस बार बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे, तो पूरी जी जान से करते रहिएगा। और कोई भी अगर आपके जैसे मान लीजिए क्वेरी आती है, अब जैसे ये आपने कहा कि सर इससे संबंधित बनाइए, तो मैंने ये बना दिया। तो कोई भी इस तरह की चीज आपको लगती है तो आप कीजिएगा कमेंट। मुझे लगेगा कि ये सबकी समान रूप से ये चीज है, तो उस पर आपको वीडियो बना दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।